मैं रिसर्च एसोसिएट असफर यार खान अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज के वेबिनार जिसका उन्वान TTA TTP अलायंस एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, इसमें खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप हैं, पाक अफगान सिफारती ताल्लुकात चंद दहाइयों से बहरान का शिकार। अगस्त 2021 के बाद आने वाली अगस्त 2021 के बाद अफगानिस्तान में आने वाली सियासी तब्दीली ने पाक अफगान ताल्लुकात में मजीद तनाव पैदा किया है। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की एक नई लहर की जद में आ चुका है, जिसकी बहुत बड़ी वजह अफगानिस्तान की हदूद में पाई जाने वाली दहशतगर्द तंजीम TTP के महफूज ठिकाने हैं। इस पर इशारे ख्याल करने के लिए हमने दावत दी है जनाब लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को, जो साबिक सेक्रेटरी दिफा है। इनके साथ डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कायद आजम यूनिवर्सिटी। हमें कुछ ही देर में सेंटर फॉर लॉ एंड सिक्योरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहमान असद साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। बहरहाल मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ जनरल नईम खालिद लोधी साहब से। सर, अगर हम पाकिस्तान की मगरबी सरहद को देखें, हमने यहाँ बेशतर फौजी ऑपरेशंस देखे हैं, लेकिन ताहाल हम TTP को ख़त्म करने में कुछ नाकाम हुए हैं। क्या इस मसले का सही हल डिप्लोमेसी में है, या हमें अब भी मजीद ऑपरेशंस की जरूरत है, सर? जी जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। बाद में भी जब आप इसको पोस्ट करेंगे, जो देखने वाले हैं, देखिए बात यह है कि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ टेररिज्म के सिलसिले में कि अगर एक भी हो और आप उसके बेर झाड़ते रहें और उस दरख्त को न काटें या उसकी जड़ें ना काटें, तो वो फिर दरख्त तो अपनी जगह कायम रहता है। तो ये जो TTP का मामला है, इस पर मैं बात करने से पहले थोड़ा सा, अगर आप मुझे दे, मैं टाइम लेकर एक बुनियाद रखूं ताकि फिर हमारी आगे बातचीत जो है चल सके, ताकि डॉक्टर साहबा के साथ भी जो बात हो आगे, जो अगर कोई सवाल जवाब हो तो उसमें हो सके। देखें, ये तो हमें पता है, आप तो चूंकि आपका सेंटर लॉ से भी रिलीव करता है, से डील करता है, और सिक्योरिटी से भी आपको पता है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं या जो लोकल लॉज हैं, वो अपनी जगह मौजूद, उसके बावजूद जो चीजें सामने हो रही होती है, आप देख भी रहे होते हैं, जो उनकी वायलेशन होती है इंटरनेशनल लॉज की भी और कॉन्स्टिट्यूशन की भी और लोकल लॉज, वो भी आप देख रहे होते हैं। लेकिन एक तीसरी इसकी सतह भी है जो आपको नजर नहीं आ रही होती, कि वो जो आपको नजर आ रहा है, जो आप सुन रहे हैं, उसके अलावा कुछ चीजें पसे पर्दा हो रही होती हैं। वो वो रियल आप ये चीज है, रियल पॉलिटिक्स है, और उसका दारोमदार साफ जाहिर है कि मुख्तलिफ ग्रोहों के जो इंटरेस्ट हैं, जो मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, उसके ऊपर होता है। और फिर जितनी आप में ताकत है, जितना आप में हिम्मत है, उसके मुताबिक आप अपने काम करते हैं। तो ये एक फसाड जरूर है दुनिया में इंटरनेशनल लॉज का, और उसका किसी हद तक जो कमजोर मुल्क है, दरमियाने मुल्क, उनको मजबूर करके उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। और ये शुक्र है कि किसी ने बात बात की, कोई भी चीज जब लोकल फिनोमेना हो, तो जरूरी नहीं कि वो प्योरली लोकल हो। उसके रीजन के भी वजूहत हो सकती है और इंटरनेशनल वजूहत भी हो सकती है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि भी जो कुछ इस खत्ते में हो रहा है, आप ये ना समझे कि ये सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान का मामला है। ये मतलब इससे बढ़कर भी हो सकता है, इसमें ये सारी चीजें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा इससे पहले कि आगे बात करूँ, वो ये है कि जब आप कंफ्यूजन का शिकार हो, जब इस किस्म के सवाल ध्यान में उठे कि एक ग्रोह है, वो हमसे लड़ रहे हैं, हम उसके साथ लड़ रहे हैं इतने सालों से, उस पर काबू क्यों नहीं पा रहे, और कभी उससे बात करते हैं कभी नहीं करते, तो ये क्या है सारा मामला। तो उस सूरत में बेस्ट तरीका ये है देखने का, को एबनिशियो कहते हैं, और इंटरनेशनल लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरनेशनल जो पढ़ते हैं हम चीजें, उनमें भी रिलेशंस में, कि देखें फिर आप ये देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है मुख्तलिफ मुल्कों की, तारीख क्या है इस रीजन की, तारीख क्या है मुख्तलिफ ग्रोहों की, और
उसके बाद फिर इंटरेस्ट की मैंने पहले ही बात कर दी। तो एक है रूल्स एंड लॉज, एक है जो आपको नजर आता है, एक है जो इलेक्शन चल रहे होते हैं और वो प्योरली ये बात होती है उसके आपके इंटरेस्ट और आपके आपका रवैया जो कि पहले से चला आ रहा था। अब हमें पता है कि जब आप कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इनकी अलायंस की आप बात करते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये सब्जेक्ट इस तरीके से होना चाहिए था कि क्या इनकी अलायंस है या नहीं। तो आपने तो अलायंस इनकी हतमी तौर पे ऐलान कर दिया कि इनकी अलायंस है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इनकी अलायंस कितनी है और कितनी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इनके आपस में रवाबत है और सब कुछ। तो ये अगर तारीख को देखें तो आपको पता है कि ये तो आपको 40 साल पुराना मामला है, ये एक ही जगह से पैदा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इकट्ठे रहे एक इलाके के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी सकाफत एक जैसी है, इनकी सोच एक जैसी थी, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। फिर हम एकदम जंप करते हैं 20 साल पहले, जब अमेरिकन इधर आए, जब वो पिछले 20 साल मैंने जंप लगा दिया, तो उनको एक प्रॉब्लम पेश आया और उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। इसलिए आप इस बात को गौर से सुने जो मैं करने वाला हूँ। उनको ये प्रॉब्लम पेश आया कि जब उन्होंने हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, 9/11 का के बहाना बना के या जैसे भी है, तो उनको ये मुश्किल पेश आ रही थी कि पाकिस्तान को कैसे अपने साथ मिलाया जाए। तो पाकिस्तान की लीडरशिप को तो मिलाने में उनको एक ज्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने स्ट्रेट में उनको कहा जी कि हम आपको जो ना आप बताएं आप हमारे साथ है ये नहीं यार, विद अस और यू आर नॉट विद अस। तो वो अंडर वॉट एवर प्रेशर या उनकी जो भी सोच थी उन्होंने लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी फौज के रैंक एंड फाइल के लिए ये बात हजम करनी बहुत मुश्किल थी कि वो तालिबान जिनको हमने रिकग्नाइज किया, जिनके साथ हम चलते रहे, जिनकी हम हमायत करते रहे, आज अमेरिका उनके ऊपर हमलावर है और हमें अमेरिका कह रहा है कि हमारा साथ दें। तो ये कैसे मुमकिन है? ये जहन तब्दील आसानी से नहीं हो सकता था, नहीं हो रहा था। क्योंकि साहब जरा कौम कौम ऐसे तो नहीं होती कि आज आप उनको एक लॉलीपॉप दिखा दें, कल दूसरे रंग का लॉलीपॉप दिखा दें और सब लोग उस तरफ चल पड़ेंगे। जहन साजी के लिए टाइम लगता है। फिर मेरा ये ख्याल है और ये मैंने देखा किसी हद तक कि अमेरिकन ने ये सोचा कि जब तक आप पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करेंगे अफगान तालिबान के खिलाफ, ये हमारा साथ नहीं देंगे, या कम से कम दिल से ये हमारा साथ नहीं देंगे। उन्होंने बनाया कि कुछ लोगों को तोड़कर साथ इन्होंने हिंदुस्तान आजाद की और भी कोई हो सकते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमारे ऊपर छोड़ दिया और उन्होंने फुटबॉल बनाए और बहुत किया। तो फिर वो आसानी से पाकिस्तानी कौम भी इस बात पर आमादा हो गई कि ठीक है जी, ये जो है ना इनके साथ हमें नबरदस्मा होना पड़ेगा, हमें साथ देना चाहिए। और ये सारा मामला हुआ। अब ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद सेंस की है, मैं उस वक्त फौज में मौजूद था। मुझे मालूम था कि कौम का मुझे अमेरिका क्या चाहता है और मुझे मालूम था कि किस तरीके से सारा मामला हो रहा है। इसको आप डॉक्टर सलमा साहब जरूर दीजिएगा कि एक बात कर रहा हूँ जो कि इसमें से गुजरा हुआ। अब उसके बाद हमें सोचना चाहिए आखिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये उस वक्त भी तो हमारे ऊपर हमलावर थे जब यहाँ पर कारजई था। ये उस वक्त भी हमलावर थे जब यहाँ पर अशरफ गनी था और हमारा बहुत खून बह रहा था। और हमारा ख्याल था कि जब ये अफगान तालिबान आएंगे तो शायद कोई हालात बेहतर होंगे। ये तो हमारी अपनी सोच थी, जो कि पूरी नहीं हुई। इसमें इसमें कोई शक नहीं है, ये बात दुरुस्त है। तो ये मैं बात मानता हूँ नंबर वन के अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिंक्स थे, क्योंकि इन्होंने जरूर उनकी लॉजिस्टिक की मदद, और आपको पता है कि इस दफा जो आज़ादी की जंग लड़ी है अफगान तालिबान ने, वो आपको कहीं से पता नहीं चला कि उनकी मदद कौन कर रहा था। क्या चीन उनकी मदद कर रहा था, रूस उनकी मदद कर रहा था? कोई खुलेआम कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। तो जो 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 छुपी मदद थी वो कुछ उसमें रोल तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी था, जो इनको मुख्तलिफ चीजें शायद मुहैया कर रहे थे, इनके लिए आसानी पैदा कर रहे थे, इसलिए आसानी से उनके लिंक वो तोड़े नहीं जा सकते। लेकिन ये याद रखें कि जब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे ऊपर छोड़े हुए थे।
और आप ये बताएं कि मंतिक क्या कहती है कि जब आप एक इतनी बड़ी पावर के साथ अफगान तालिबान लड़ रहे हो, जब आपको पता है कोलिशन फोर्सेस थी, क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने अपने आधे बंदे जो है ना वो किसी और तरफ रखे हो? क्योंकि एक बहुत बड़ा हदफ उनके सामने था। अगर उनके उनके बस में होता तो ये जितने तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं इनको भी साथ मिलाकर अपने साथ आजादी की जंग में वो मिलाते। तो वो आजादी की जंग लड़ रहे थे, ये हमारे ऊपर छोड़े हुए लोग थे, और वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा। अब आप सिर्फ ये ध्यान में रखें, ये दो तीन बातें मैं करने के बाद इसको खत्म करूंगा, कि कौन से ममालिक हैं जो चाहेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में आप भिड़ते रहें, झगड़ते रहें, और ये मामला ना, कौन चाहेगा कि सीपैक जो है ना आपका ना चले, कौन चाहेगा कि आपके चीन के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो, कौन चाहेगा कि आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो, और कौन चाहेगा कि पाकिस्तान एक टर्मोइल में रहे और इसका टू फ्रंट सिनेरियो बना रहे कि मशरक से भी प्रेशर में आ जाए, मगरब से भी प्रेशर में आ जाए। ये सारी बातें कहने के बाद इंक्लूड मैं इस बात पे करूंगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आज भी स्पॉन्सर्स जो हैं वो और लोग हैं, वो रॉ है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी जो मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हैं, उनके अहदाफ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो वो कहते हैं उनको छोड़ दें कि हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, वो बात नहीं है। ये जो आपने सवाल उठाया कि इनके साथ लड़ते रहेंगे हम, बिल्कुल हमें इनके साथ लड़ते रहना पड़े, ये बात मैं मानता हूँ कि वो उनको निकाल नहीं पा रहे, अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को निकाल नहीं पा रहे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसमें मैं छोटा सा सवाल उठा देता हूँ आपके लिए कि ये जो कच्चे के डाकू हैं, आपके पास तो फौज भी है, सब कुछ है, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं पिछले कितने सालों से? आपने उनको कितना कंट्रोल कर लिया है? तो ये जो जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बीएलए को, बीआरए को, वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और ये मुख्तसर मैं बात कर रहा हूँ, उनके ताल्लुकात उनके साथ जरूर है, लेकिन ये कहना कि उनकी अलायंस है उनके साथ, और क्या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को ये सूट करता है कि 40-50 साल जंग लड़ने के बाद फिर वो एक महज पाकिस्तान के साथ खोल ले? वो तो और मुसीबतों में घिरे हुए हैं। तो ये सारी चीजें कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि कोई अलायंस नहीं है टीटीपी की और टीटीए की, सिवाय इसके कि उनका एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। अच्छा। उनके अलायंस जब आप कहते हैं, तो अलायंस के पीछे जो मुराद है, वो पैसा जहां से मिलता है, जहां से उनको प्लानिंग होती है, वो एक होनी चाहिए, और उनके अहदाफ एक होने चाहिए, उसको अलायंस राइट। कहते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि एक दूसरे की मजबूरी जरूर है, बट देर इज नो सच अलायंस एज तरीके तालिबान पाकिस्तान। और मैं जब जो लोग ये कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता जी। थैंक यू जनरल साहब, आई थिंक वेरी इंसाइटफुल बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है, क्योंकि हम इस पर बहुत ज्यादा बात करते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी भी जो है वो मौजूद है, और फिर जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि जो है वो है वो वो अमेरिकन जो है वो फिर ये जो हाइडआउट्स हाइडआउट्स दूसरी तरफ, तो ये इन को इकट्ठा करता है, ये कितना बड़ा चैलेंज है। और आती है कि ये जो एक असफर साहब, रहमान अजहर साहब, असफंडियार, आपका एंड टू द सेंटर फॉर लॉ एंड सिक्योरिटी स्टडीज। जनरल साहब ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव बात कर ली है, उसके बाद कुछ कहते हुए और ही लगता है। बट जो थोड़ा बहुत हम लोगों को समझ है उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि देखिए, ऐसे नहीं सकता कि एक स्पेस में दो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हों और उनकी आपस में कॉमनैलिटी ना हो। ठीक है, अगर कोई मुआहदा नहीं है जिसके तहत ये कहा जाए कि फॉर्मल अलायंस, तो फ्रॉम डे वन जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसने अपना महवर और अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो टीटीए को ही रखा था, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को। और जब ये तहरीक शुरू हुई थी एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने यही कहा था कि हमारी एलिजियंस, हमारा सारा ऑर्डर, चाहे वो हमें माने ना माने, हम इन्हीं के साथ अपना इल्हाक करेंगे और ये हम इन्हीं से डायरेक्शन लेंगे। तो ये हमारे काबा है, और उनके साथ मिलके जो वट एवर इज हैपनिंग, और हमारे गोल पोस्ट जो हैं वो इकट्ठे हैं। ठीक है कि 20 साल के बाद सिचुएशन अब काफी बदल गई है, बट एट
एट द सेम टाइम जब आप अफवाह देखते हैं तो ये तो बॉगलिंग सी चीज है। अगर आप ये कहें कि जी अमरीकी असलहे के साथ टीटीपी फिर रहा है, इनको कहाँ से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो जनरल साहब ने भी बहुत वाज़ेह तरीके से मुख्तलिफ और तंजीमों को भी बीच में डाल के ये बात कही है कि इंडिया की तरफ से ये सारा कुछ आ रहा है और फ्रेंडली फोर्सेस से है अमरीका। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मुल्क जो कि परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट में हो और उस और अमरीकी यहाँ थे, तो उसके डायनामिक्स और उसके इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स इतने अच्छे नहीं थे, और सडनली एक रैट टैग बैंड ऑफ मुल्लाज कम। और ठीक है कि दोहा में उनकी बड़ी पॉलिशिंग हुई और उनको बड़ी एजुकेशन दी गई और बड़े नुआंस्ड हो गए हैं, ब्रिटिश एक्सेंट पे अमेरिकन एक्सेंट में उनके जो बंदे हैं वो अंग्रेजियां बोलते हैं। बट अफगानिस्तान का जो उस वक्त हमें एक बहुत बड़ा फियर था कि इट विल डिफॉल्ट, और उसके डिफॉल्ट की वजह से हमारे ऊपर एक बहुत ज्यादा ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट का मजीद बोझ पड़ेगा, तो वो नहीं हुआ। और उसके बाद की पुरानी हुकूमत जो थी ये बहुत ज्यादा इस बात को बड़ी जेन्युइनली लोगों को कह रही थी कि जी इस मसले की तरफ आप लोग ध्यान दें, वरना अफगानिस्तान का मसला जो है उसमें रीजनल स्पिल ओवर की कैफियत है। तो कहीं से तो इनको पैसा आ रहा है, हम कहते हैं कि जी अमरीकियों अमरीकियों ने इनका पैसा रोका हुआ है फॉर्मल हम्म। तरीके से, बट हाउ इज अफगानिस्तान सस्टेनिंग इटसेल्फ? ठीक है, तो ये बात सोचने वाली है। साथ वो ये भी कहते हैं कि हम ड्रग्स में नहीं है, तो ड्रग्स में भी नहीं है, वहां से कोई इतनी प्रोड्यूस भी नहीं आ रही। वहाँ आधी पॉपुलेशन को आपने घरों में कैद करके रखा हुआ है जो खवातीन है, हार्डली वहाँ कोई इदारा चल रहे हैं, तो अल्लाह तवक्कुल इतना तो नहीं चलता। सो दैट इज व्हाट दैट टेक्निकली मीन्स इज के वो फोर्सेस जो चाहती हैं कि टीटीए जो है वो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करके रखे, ये वही फोर्सेस हैं जिन्होंने विदाउट मच फोर्स साइट और बहुत हेस्ट में अफगानिस्तान को छोड़ा। 1 मिनट थे और अगले मिनट जहाज़ों पे चढ़ के अमरीकी भाग गए 20 साल के अनसेरेमोनियस रिजल्ट्स को लेके। तो कहीं से तो इनके पास पैसा आ रहा है और फिर हथियार भी आ रहे हैं। टीटीपी जो है इनकी ए टीम के तौर पे यहाँ काम करती है, करती रहेगी, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर है क्योंकि ये मज़हब के लिबादे में एक मिलिशिया फोर्स है, दे आर जस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, या आप इनको जो भी कहें, आप इनको मिलिशिया कह लें, आप इनको कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कह लें, आप जो भी कह लें, इन्होंने मजहब का लिबादा पहना हुआ है जिसकी वजह से आम इंसान जो है वो इनसे खौफ भी खाता है और इनकी तकलीफ होता है, इनको अपनी रिक्रूटमेंट में बंदे भी मिल जाते हैं। तो ये किलर्स फॉर हायर। तो आपने मैंने उनको पैसा दिया तो वो मेरी डफली बजाएंगे, आपने दिया तो वो आपकी बजाएंगे। तो इंडिया यहाँ मुसलसल पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है और इन्हीं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। और उसमें अच्छा। हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान की जमीन पे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं और इतने सारे और एक्टर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो देन व्हाट इज देयर समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विद आवर इंटरनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स एज वेल, कि हम इनमें से किसी भी चीज को, अगर हम कच्चे के डकैतों की बात करते हैं जो कि बेसिकली कोई इतने मुनज्जम नहीं होते थे, इनको मुनज्जम बहुत होते थे बट वो कोई इतने बड़े लेवल के एक्टर्स नहीं होते थे, वडेरों की इनको पुष्टपनाही होती थी। तो हाउ कम ये सारे इतने बड़े मॉन्स्टर्स फ्रैंकेनस्टाइन्स बनते जा रहे हैं? तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग, फाइनेंसेस के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, और इस लिहाज से कि किस चीज़ को ये ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं, किसको फायदा होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने से? पाकिस्तान का जो पार्टनर है इकोनॉमिक ग्रोथ में चाइना है, तो फायदा अमेरिका को होगा कि अगर ये इस तरह से सिचुएशन ना चले। पाकिस्तान अगर तरक्की नहीं करता तो इंडिया को फायदा है, तो दोनों तरफ से आ रहा है। बट हमें ये भी देखना है कि शुड वी क्लब ऑल दीज प्रॉब्लम्स और इनको हम इकट्ठा करके देखें, या फिर वन बाय वन करें। बट जो हम लोगों ने पीछे की हुकूमतों में एक टॉलरेंस लेवल दिखाया है कि ये जी हमारे भाई हैं, खफा हुए हुए भाई बेटे हैं, इनको मुल्क में लाएं, इनको ये करें, वो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी। ठीक और उसके रिpercussions लोगों पे बहुत ज़्यादा होंगे। सो है। ये एक ऐसी गेम है जो कि हुकूमतों के लिए कभी भी विनिंग गेम नहीं होती, क्योंकि इंटरनल स्ट्राइफ और कॉन्फ्लिक्ट है। थैंक यू रेमान, सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग आंसर। नहीं नहीं नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। हम तो आप लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो आई थिंक जनरल साहब इसकी एक और डायमेंशन जो इट्स बीइंग मच टॉक्ड अबाउट, वो ये है कि जो आइडियोलॉजिकल, जो मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि जहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी
तालिबान और टीटीपी की है, लेकिन दूसरी तरफ कोई आइडियोलॉजिकल एफिनिटी नजर नहीं आती बिटवीन बलोच इंसर्जेंट्स और जो टीटीए है उसके दरमियान। लेकिन अभी सजेस्ट ये किया जा रहा है कि शायद नॉर्थ और साउथ, खासतौर पे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनकी भी जो है वो काफी कोऑर्डिनेशन है एज फार एज दीज अटैक्स आर कंसर्न। इस डायमेंशन को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वे इन करते हैं इस करंट सारे सिनेरियो के अंदर? देखिए, पहले तो आइडियोलॉजी की मैं बात कर दूं, वो तो मेरा ख्याल है कि जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा है कि ये किसी के नहीं है, ये मर्सनरीज हैं। वो हम्म। लबादा जरूर छोड़ा हुआ है किसी, इसलिए इनको आप आइडियोलॉजी को तो अंदर लेकर ही ना आए। मतलब ये समझे कि ये एक ग्रोह है मर्सनरीज का, जो कि ठीक है, खास इलाके के हैं, खास एथनिसिटी के हैं, तो इसलिए वो, और उन्होंने चूंकि बैत की हुई है उनकी, तहरीक तालिबान अफगान के जो भी लीडर हैं उनकी, और आपको याद होगा उनके लीडर ने 2-3 दफा इनको कहा है सरेआम कि ये काम पाकिस्तान के साथ ना करे, वरना तो जो जी। आप बात कर रहे हैं यही तो इन चीजों के सबूत हैं जो जो हम पेश कर रहे हैं, कि नॉट ओनली बीएलए, बीआरए और टीटीपी, इनका आपस का मामला, दाइश और आईएसआई के, इनके भी आपस में राबत का पता चल रहा है। और ये वक्तन बल्कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को यही खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन पर ज्यादा दबाव डालें तो ये सब लोग जाके उधर मिल जाएं। हालांकि कुछ कॉमन दुश्मन पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, जैसे दाइश की सूरत में या ऐसे एक के की सूरत में वो मौजूद है। वो जो डॉक्टर साहबा ने एक बात उठाई जिसमें आपके सवाल का जवाब भी थोड़ा सा बनता है, वो ये है कि इनको, इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है फिर? तो या ये है कि जो अब मैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो हमें पता है ना कि कौन लोग डिटेक्टर है। एक बात तो मैं समझता हूँ कि ज्यादती है अफगान तालिबान के साथ अगर ये अज्यूम किया जाए कि 20 साल तक ये जिस अमरीका से लड़ते रहे, अब उसके साथ ये मिले हुए हैं। मतलब ये हो सकता है कि उनके थोड़े से ताल्लुकात इस्तवार हो गए हों, लेकिन ये कि उनके मिले हुए और उनके उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, मेरा ख्याल ये तो मुमकिन नहीं है। आप ये भी तो देखें, इस इलाके में चाइना भी है, इस इलाके में हम्म। रशिया भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। और आपने देखा कि चाइना के सदर ने खुद रिसीव किया उनके एम्बेसडर को, अफगानिस्तान के एम्बेसडर को, चाहे वो उसको नहीं भी मानते, यही पुतिन ने भी किया। तो डिफैक्टो उन्होंने इनको तस्लीम किया हुआ है, और वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे चाइना की इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये तकरीबन ये कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है कि अगर चाइना इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हो, काम भी कर रहा हो, और उनकी बहुत सारी चीजें नजरअंदाज भी कर रहा हो, और साथ ही हम ये समझे कि शायद अमेरिका के पैसे पे ये चल रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर इनको कहीं से मदद मिल रही है तो चाइना और अकेले पाकिस्तान के सिलसिले में देखा, ये आर्मी चीफ वहां गया है ना, हमने उनको दावत दी, ठीक है, मानना ना मानना अलग बात है। सबसे ज्यादा मुल्क हम बात करता है पॉलिटिकली, हम्म। इकोनॉमिकली वाइज, वो अफगानिस्तान। और उस सिलसिले में हमें जवाबी हमलावर नहीं होंगे। मैं हम्म। लो की बात कर रहा हूँ, मैं नॉन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ सहमे सहमे अफवाह रहेंगे तो भी मसला हल होने वाला। जो उनके पुष्ट है, जो वो हमारे कर रहे हैं, हमें पूरा हक है कि हम भी वो उनके साथ जब तक करें या झाड़ झाड़ कभी नहीं करें। जी। असफंद आप साथ हैं मेरा ख्याल है, पूछते डॉक्टर सलमा से थे, इस वजह से हो गया था असफंद। आई थिंक असफंद के कुछ थिंग्स टेक, या फिर आगे करने के लिए चैलेंजेस हैं, तो मे बी अब हमें स्ट्रेटजी को थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है कि ये जो वेस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पर हमें अगर इन फोर्सेस का मुकाबला करना है तो फिर हमें क्या करना होगा? जी, थैंक यू रहमान। देखिए, स्ट्रैटेजी जो अभी तक चल रही है, स्पेसिफिकली आफ्टर अमेरिकाज लीविंग दिस रीजन, तो एक लार्जर सेंटिमेंट यही डेवलप हुआ था कि मसला जो है बहुत हद तक सेटल हो गया है। हालांकि पाकिस्तान इनको बार बार कह रहा था कि जी टीटीपी का, टीटीए का मसला
वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो आप इस चीज को सवालिया निशान बना के ना छोड़ के जाएं। बल्कि एक और एक्टर जो बीच में हम जिसको इग्नोर कर रहे हैं, अनदर बिग एलिफेंट इन द रूम इज द आईएसपी। तो वो एक और एक्टर है जो अपनी तरह से ऑपरेट कर रहा है। सो अगेन अफगानिस्तान की वही सिचुएशन है जो 9/11 से पहले थी, कि मुख्तलिफ ऐसे जो तंजीमात हैं वो यहाँ फुल टाइम ऑपरेट कर रही हैं और अपनी मर्जी से जो एक्शन कर रही हैं कर रही हैं। ठीक है, अलकायदा की लीडरशिप यहाँ खत्म हुई, बट दैट डजंट मीन कि अलकायदा 100% वाइप आउट हो गया है। तो स्ट्रिंग ग्राउंड तो वो उसी तरह डेवलप हुआ हुआ है। और जो बात है कि अ, हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पहले तो सबसे देखें ये बहुत ही इसका जवाब अगर किसी के पास आ जाए तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। क्योंकि मसला ये है कि अगर उन पे क्रैक डाउन ज्यादा किया जाता है तो वो उसकी लोगों लोग जो है सॉफ्ट हैं। और हुकूमत के लिए ये लोगों को टारगेट ना, सुसाइड अटैक्स करना, जैसे उस दिन चाइनीज इंजिनियर्स के ऊपर अटैक हुआ है और कोई भी इस तरह की चीज हुई है, तो वो हुकूमत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और हमने ये भी देखा है कि चाइना ने उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कहा है कि जी इस चीज को क्लैंप डाउन करें और इसको एड्रेस करें। तो चाइना भी अब एक ऐसी ताकत बन के सामने आ रहा है जो कि किसी जमाने में अगर ये टॉलरेंस हुआ करती थी कि गॉड फॉरबिड बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स या फिर टेक्नीशियंस वगैरह मारे गए हैं, तो चाइना ज्यादा कुछ नहीं कहता था। बट अब चाइना के पास ये सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो गई है और वो भी ये कहता है। तो जिस तरह की सॉफ्ट टारगेटिंग की जा रही है, और इनके लिए ये सॉफ्ट टारगेट करना बहुत आसान है। चलें, अगर आप सारे डिप्लोमेट्स को या सारे फॉरेनर्स को कहते हैं कि जी आप लोग अपने घरों से ही ना निकले, आपको ट्रैवल एडवाइजरीज आ जाती हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं आ सकता, सब कुछ है, तो हम लोगों ने तो अपने घरों से निकलना है, हमारे बच्चों ने घरों से निकलना है। एट द वर्स्ट सिनारियो फौज को ये थ्रेट्स आने लग गए थे कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो स्कूलों को टारगेट किया जाएगा, जो कि इवेंचुअली एपीएस में हुआ। तो कुछ हद तक डायलॉग बाजी और कुछ हद तक अफगानिस्तान के साथ इंगेज करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ इनकी जो लाइफ लाइन है, खास तौर पे आइडियोलॉजिकल जो लाइफ लाइन है, उसको जो है मुकम्मल तौर पे कल करने की जरूरत है। अगर अफगानिस्तान की तरफ से इनको ऑक्सीजन आ रही है तो अफगान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुकूमत पाकिस्तान को एक्टिव कॉन्वर्सेशन करके इनके लिए वहां से हर तरह की एम्पथी और जो हाइड आउट्स हैं, सेंचुरीज हैं, उनको खत्म कराने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा, इनको हाइड आउट्स मिलते रहेंगे, इनको एक सपोर्ट मिलती रहेगी कि ये यहाँ एक्शन करेंगे और अफगानिस्तान में भाग जाएंगे। और पाकिस्तान ने जो पीछे एक मिनी स्ट्राइक की थी उसका यही था कि अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू एड्रेस द प्रॉब्लम बियॉन्ड इट्स जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स एज वेल। तो पाकिस्तान ने ये मैसेज अच्छा दिया था, बट उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो ये है कि एट द पॉलिटिकल लेवल, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल लेवल, इनको मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इनकी ऑक्सीजन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जब तक ये ऑक्सीजन इनकी ख़त्म नहीं होगी, ये इसी तरह प्रोएक्टिव रहेंगे और एक्शन करते रहेंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स, जिसमें डायलॉग भी आ जाता है, जिसमें अफगान गवर्नमेंट के साथ गुफ्तगू आती है कि वो उनकी बिल्कुल किसी तरह की हमायत ना करें, उनको सपोर्ट ना प्रोवाइड करें, जो कि पहले से भी होती रही है। बट अब ज़्यादा ज़रूरी है ये कॉन्वर्सेशन करना। और उसके साथ साथ अफगान हुकूमत को कंसेशंस देने की जरूरत है। देर आर कंट्रीज विच आर, आई एम नॉट सेइंग कि रिकग्नाइज करें, पाकिस्तान ने पहले रिकग्नाइज किया था और बहुत मुश्किल उठाई थी। तो हमें अपने प्रोज एंड कॉन्स को बहुत तरीके से एवेल्युएट करने की जरूरत है। बट क्योंकि अब एक प्रॉपर गवर्नमेंट पाकिस्तान में फॉर्म हो गई है और इलेक्शंस वगैरह सारे मुकम्मल तौर पे वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो अब एडहॉकिज्म की अप्रोच नहीं होनी चाहिए, सस्टेन्ड अप्रोच होनी चाहिए। और सिविल मिलिट्री डिवाइड नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी ऑन अ सिंगुलर पेज। और जहां अफगान रेफ्यूजीज वगैरह का और अफगान नेशनल्स का ताल्लुक है, उनको ये देखने की जरूरत है कि क्या वो हमारे लिए एसेट के तौर पे आ सकते हैं या उस किस्म की स्टेक होल्डर्स बन सकते हैं जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए। क्योंकि अभी तक हम हमेशा रेफ्यूजीज को एक नेगेटिव लाइट में देखते हैं। तो मुख्तलिफ पहलू हैं इस एक्शन के, और उन एक्शंस को देखने की उन पहलुओं में ज़रूरत है, आइसोलेटेड एंड देन कनेक्ट देम टुगेदर के जो होलसम पिक्चर है वो किस किस्म की बनती है। सर, बस हम इसको कंक्लूड करने से पहले जनरल नहीं, खालिद लोधी साहब, आपकी नज़र से अफगान के लिए क्या होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया।
छोटा सवाल है लेकिन इसका जवाब साफ जरा अब ज्यादातर दे चुकी हैं डॉक्टर साहबा, लेकिन मैं भी इसमें ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान अपने मामलात को जरा ठीक कर ले, और अपना जो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है उसको सीधा कर ले। जिसका काम है उसी को करने दें। मैं छोटी सी मिसाल दूं आपको कि अगर आपने नेगोशिएट करना है, मिसाल के तौर पे अफगान हुकूमत से, साफ ज़ाहिर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से तो फिलहाल कोई नेगोशिएशन का रूम नहीं है। तो हमें, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अफगान हुकूमत, अफगानिस्तान बेशक टर्म हुकूमत है या टेम्पररी हुकूमत है, जो भी आप उसको कहें, उसको एज ए कंट्री डील करें और उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें। और अगर वो हमारे मामलात को नहीं सुन रहे तो अपने दोस्तों को इस्तेमाल करें जो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं। चाइना है, कतर है, और ममालिक है, तुर्की है, जिनका असल रसूख है। उनको कहें कि जी आप मिलकर, और वो आपको पता है कि वो चलता भी रहता है, रूस पाकिस्तान चीन, अफगानिस्तान अफगानिस्तान चीन पाकिस्तान, इसको जरा ज्यादा फाल जो है उसको करने की जरूरत है। और दूसरा, जो बातचीत जब भी करने का मौका आए तो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो इस चीज में trained हैं, उनको आगे भेजें, वो बातचीत करें, ना कि कोई और। ये हो सकता है कि उनके साथ आप जो कबाइल के अमायदीन हैं उनको आप भेजें, लेकिन मेहरबानी करके फौज को दूर रखें। फौज नेगोशिएशन स्किल में कोई अच्छी वो उनको हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, हम बातचीत अच्छे तरीके से करने के आदी नहीं होते, या हमें ये बात नहीं होती। तो ये अगर हम करने लगे, और वो जो जैसे बात कर रही थी डॉक्टर साहबा के, जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, हम उन पर काबू नहीं पा रहे, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो उसका सिर्फ यही एक हल है कि सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो सिक्योरिटी ही की तरफ सोचे। वो ही इतना बड़ा काम है कि उनके पास और कर कोई नहीं है, और वो इसी की तरफ से काफी है। तो मेरा ये है कि एक तो अपने दोस्तों में जो आपका एडवांस है वो इधर क्या होता है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ बार आते हैं तो हमें अपने साथ रखने चाहिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पीपल, उनके साथ। और ये जो मसला थोड़ा सा खड़ा हुआ है, ये अफगान वाला, इसको मैं ख्याल नहीं इसके साथ ही में बहुत नॉलेजेबल और बहुत ही तजर्बे से भरा हुआ ये वेबिनार था। मैं अपने मेहमानों का सेंटर फॉर लॉ एंड सिक्योरिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे आने का। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक मच जनरल साहब, थैंक यू सो मच यू, डॉक्टर अस्सलाम साहबा, वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू।